हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम तत्कालीन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे और तत्कालीन सैन्य व्यवस्था, न्याय व दंड व्यवस्था, डाक व्यवस्था, पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो विशाल सल्तनत को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अनेक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया और इल्तुतमिश ने सबसे पहले प्रशासनिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे इक्ताओं या प्रांतों में विभक्त किया। हर इक्ता में उसने प्रशासन हेतु दो मुख्य अधिकारी नियुक्त किए। पहला होता था इक्तेदार, जिसे मुक्ता या वली भी कहा जाता था और यह इक्ता का अध्यक्ष होता था। इसका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो था अपने इक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व कर की वसूली में मदद देना। दूसरा जो अधिकारी हुआ करता था वो था ख्वाजा या साहिबे दीवान और यह भू राजस्व विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था और इसका जो मुख्य कार्य हुआ करता था वो अपने इक्ते में भू राजस्व कर की वसूली करना और भू राजस्व संबंधी अन्य सभी कार्यों को देखना होता था। उसको अपने कार्य में मदद देने के लिए नाजिर और वकूफ दो सहायक भी मिले हुए थे। इक्तेदार एक तरह से समस्त प्रांत के मालिक हुआ करते थे और हालांकि केंद्र का इन पर नियंत्रण रहता था, लेकिन आंतरिक मामलों की अगर हम बात करें तो आंतरिक मामलों में इन्हें पूरी तरह से प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त हुआ करती थी। इनकी अपनी सेना हुआ करती थी और सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर ये नए प्रदेश की विजय भी कर सकते थे। प्रांतों के अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि कार्य भी यही लोग करते थे और वली या मुक्ता का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। प्रांतों का शासन केंद्रीय ढांचे पर ही चलता था। शक्तिशाली सुल्तानों के समय में जो प्रांतपति थे वो इनके नियंत्रण में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ जाती थी तो ये प्रांतपति अक्सर विद्रोह कर दिया करते थे और इसी प्रवृत्ति ने अंततः सल्तनत का विनाश कर दिया। और अगर हम बात करें गरद राज्यों की तो इन्हें भी प्रशासनिक स्वतंत्रता मिली हुई थी। अब हम बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की। तो लगभग 14वीं शताब्दी में अर्थात तुगलक काल में प्रशासन की सुविधा के लिए इक्ताओं को शिकों में यानी कि ज़िलों में विभक्त किया गया। प्रांत शिक में, शिक परगना में और परगना अनेक गांवों में विभक्त थे और गांव जो होता था वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई माना जाता था। शिक का प्रधान शिकदार कहलाता था। परगने के अध्यक्ष को आमिल कहा जाता था और इसमें बहुत सारे गांव सम्मिलित हुआ करते थे। सल्तनत काल में एक परगने में लगभग 84 से 100 गांव तक का उल्लेख हमें मिलता है और बर्नई द्वारा हर गांव में 2 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। पहला था मुकद्दम, जो कि गांव का मुखिया हुआ करता था और जिसका मुख्य कार्य था गांव में शांति और न्याय व्यवस्था कायम करना, और दूसरा था पटवारी, जो कि गांव के भू राजस्व संबंधी कार्य देखा करता था। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि तुर्की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से सैन्य शक्ति पर ही आधारित थी और एक विशाल संगठित शक्तिशाली सेना की आवश्यकता हर सुल्तान को रहा करती थी। ऐसी सेना की आवश्यकता के पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे तुर्की अमीरों सरदारों द्वारा किए गए विद्रोहों को कुचलना, राजपूत राजाओं की विद्रोही प्रवृत्ति से निपटना, मंगोलों के आक्रमण को रोकना और सुल्तानों के साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाना आदि। इन कार्यों के लिए एक विशाल और संगठित स्थायी सेना की आवश्यकता हुआ करती थी और सैन्य संगठन में जो तुर्क सुल्तान थे उन्होंने मंगोलों की दशमलव प्रणाली को अपनाया। और मोटे तौर पर हम सल्तनत कालीन सेना को 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला था हश्म कल्ब या केंद्रीय सेना और दूसरी हुआ करती थी हश्म अतरफ यानी
प्रांतीय सेना। शाही सेना की घुड़सवार टुकड़ी सवार कल्ब कहलाती थी और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार स्थायी सैनिक भी बहाल किए जाते थे, जिनको कार्य विशेष पूरा हो जाने पर बर्खास्त कर दिया जाता था और जिहाद के अवसर पर इस्लामी स्वयं सेवकों की सेना को भी तैयार किया जाता था। सैन्य व्यवस्था की देखभाल का जिम्मा दीवाने आरिज विभाग के पास था और इसका प्रधान आरिज ममालिक कहलाता था। सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो स्वयं सुल्तान ही हुआ करता था, लेकिन उसके अधीन बहुत सारे सैनिक पदाधिकारी थे। सुल्तान के पश्चात सेना का सबसे बड़ा अधिकारी खान हुआ करता था और हर सुल्तान के अधीन 10 खान हुआ करते थे। इसी प्रकार एक खान के अधीन 10 मलिक, एक मलिक के अधीन 10 अमीर, एक अमीर के अधीन 10 सिपह सालार और एक सिपह सालार के अधीन 10 सरखेल होते थे। एक सरखेल में 10 सिपाही या अश्वारोही रहते थे और मोहम्मद तुगलक के समय में खान 10,000, मलिक 1,000, अमीर 100 तथा सिपह सालार 10 घुड़सवारों का मालिक हुआ करता था और जो सैनिक और सेनापति हुआ करते थे उन्हें पर्याप्त वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी। सुल्तानों की सेना मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त रहती थी: पैदल, घुड़सवार और हस्ती सेना की टुकड़ी। और इन सब में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी वो थी अश्वारोही टुकड़ी। और सुल्तानों द्वारा अपनी सेना में अरबी नस्ल के अच्छे घोड़े शामिल किए जाते थे। अलाउद्दीन ने घोड़ों के दागने की प्रथा को चलाया। सुल्तानी सेना में तोपखाना और गुप्तचर विभाग भी शामिल रहता था और सारी सेना केंद्र और अन्य जो सामरिक महत्व के स्थान थे वहां पर रखी जाती थी। सीमावर्ती क्षेत्रों और सामरिक महत्व के स्थानों में सैनिक शिविर और दुर्गों को बनाया जाता था और उनकी उचित देखभाल भी की जाती थी। सल्तनत काल में सैनिकों को उचित और पर्याप्त वेतन दिया जाता था और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए बाजार और मूल्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दूसरे सुल्तानों द्वारा भी समय के अनुसार सेना में आवश्यक सुधार किए गए। फिरोज शाह तुगलक ने भी पहले से प्रचलित हुलिया रखने, घोड़ों के दागने की प्रथा को बनाए रखा, लेकिन उसके समय में सेना को नकद वेतन के स्थान पर भू राजस्व देने की व्यवस्था की गई। ऐसे लोगों को वजेदार कहा जाता था और इन्हें इक्ता भी दी गई और इन पर सेना का आनुवंशिक अधिकार स्थापित हो गया। और इसके दुष्परिणाम जो निकले वो ये था कि इससे सैन्य व्यवस्था दुर्बल हो गई। सेना में गुलामों की भर्ती से भी स्थिति बिगड़ी और सैयद और लोदी सुल्तान सैन्य व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाए। दिल्ली सल्तनत में सेनापति का जो पद था वो स्थायी नहीं था और हर सैनिक अभियान के लिए एक अलग सेनापति बहाल किया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों ने किलों के निर्माण और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया। कोतवाल और मुफरिद जो थे वो किलों की व्यवस्था को देखा करते थे। सुल्तानों के पास एक विशाल जलबेड़ा भी था और जिसका प्रधान अमीर बहर कहलाता था। सेना को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, किला भेदने वाले उपकरणों से सुसज्जित किया जाता था। गुप्तचर या यजकी सेना के आवश्यक अंग माने जाते थे। यदि हम बात करें सल्तनत कालीन न्याय और दंड व्यवस्था की, तो सल्तनत काल में सुल्तान जो होता था वो राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था और इस समय जो न्याय होता था वो इस्लामी कानून, शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ और मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत था और हदीस में पैगंबर के कार्यों और कथनों का उल्लेख हुआ करता था। कुरान द्वारा जब समस्या का समाधान नहीं होता था तब हदीस का सहारा लिया जाता था। मुजतहिद व मुस्लिम विधि शास्त्रियों को मुस्लिम कानून की व्याख्या का अधिकार प्राप्त था और इसके द्वारा व्याख्यायित कानून जो अल्लाह की इच्छा माना जाता था को इजमा कहा जाता था। तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा जाता था। सल्तनत काल में काजी उल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, जो कि मुख्य न्यायाधीश होता था
और सुल्तान को न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था। सुल्तान दीवानी कजा और दीवानी मजालिम के द्वारा भी न्याय कार्य पूर्ण करता था। दीवानी मजालिम का अध्यक्ष अमीर दाद होता था। दीवाने ममालिक सुल्तान को कानूनी परामर्श दिया करता था और प्रांताध्यक्षों की सहायता के लिए काजी या साहिब दीवान रहते थे और धार्मिक मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान मुख्य सदर और मुफ्ती की सहायता लिया करता था, जबकि अन्य मुकदमों के निर्णय के समय वो काजी की सहायता लिया करता था। कस्बों और गांवों की सहायता के माध्यम से जो स्थानीय पंच लोग थे वो झगड़ों का निपटारा किया करते थे और सल्तनत काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए क्रमशः मृत्यु दंड, अंग भंग और संपत्ति को हड़पने का दंड दिया जाता था। सल्तनत काल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कानून प्रचलित थे। पहला था सामान्य कानून, जो कि व्यापार आदि से संबंधित था और ये कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर लागू हुआ करता था, लेकिन सामान्यतः ये कानून केवल मुसलमानों पर ही लागू हुआ करता था। दूसरा था देश का कानून, ये मुस्लिम शासकों द्वारा शासित देश में प्रचलित स्थानीय नियम कानून था। तीसरा था फौजदारी कानून, ये कानून मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू हुआ करता था। चौथा था गैर मुस्लिमों का धार्मिक और व्यक्तिगत कानून, हिंदुओं के सामाजिक मामलों में दिल्ली सल्तनत ने अति सूक्ष्म हस्तक्षेप किया और उनके मुकदमों की सुनवाई पंचायतों में विद्वान पंडित और ब्राह्मण किया करते थे। उन्हीं के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता था। मुस्लिम दंड विधि को फिक़ह में बताए गए नियमों के अनुसार कठोरता से लागू किया जाता था। फिक़ह इस्लामी धर्मशास्त्र को कहा जाता था। सल्तनत काल में राज्य के विभिन्न भागों से समाचार प्राप्त करने, शांति व्यवस्था बनाने और विद्रोहियों और महत्वाकांक्षी अमीरों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए डाक, पुलिस और गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई और इस क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख उपलब्धि थी वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। उत्तम सड़कों की व्यवस्था कर निश्चित दूरी पर इस समय डाक चौकियां स्थापित की गई और इसका परिणाम ये निकला कि राज्य को शीघ्रता से विभिन्न भागों की सूचनाएं मिलने लगी और नगरों में शांति व्यवस्था की स्थापना का कार्य कोतवाल के जिम्मे सौंपा गया। और जो दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। बलबन और अलाउद्दीन द्वारा एक सक्षम गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई और यह जो गुप्तचर विभाग था वो सुल्तान को हर महत्वपूर्ण घटना की सूचना दिया करता था। इस प्रकार सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि यह उत्तम थी और सभी विभाग अपना अपना कार्य सफलतापूर्वक किया करते थे। पुलिस आदि का उस समय अच्छा प्रबंध था और जनता की जान माल की पूर्ण सुरक्षा थी। सुल्तानों के सैनिक संगठन के कारण ही विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा की जा सकी। लेकिन सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि इसमें विघटनकारी तत्व बहुत ही सक्रिय और सशक्त थे और मौके का लाभ उठाकर ऐसे तत्वों ने सल्तनत की नींव को खोखला कर दिया। और इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती थी वो ये थी कि तुर्कों ने मध्यकालीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उन्होंने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखा और संभवतः यही कारण था कि समूचे भारत में तुर्की शासन की स्थापना अत्यंत सुगमता से हो गई और इस व्यवस्था के बहुत सारे गुणों को मुगलों द्वारा भी अपनाया गया।